अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी पे शदीद तनकीद के बाद और चीन की जानिब से बहुत बड़े इलाके पे कब्ज़ा करने के बाद बीजेपी के कारकुन ये उम्मीद कर रहे थे कि मोदी साहब अपनी यूएन वाली तकरीर में दोनों मुल्कों को सख्त जवाब देंगे, लेकिन उन्हें उस वक्त ये देख के शदीद मायूसी हुई कि मोदी साहब ने दोनों मुल्कों का नाम तक नहीं लिया। उल्टा अपनी तकरीर में वो कुछ और ही दुखड़े सुनाते हुए नजर आए। और मोदी साहब ने अपनी कोविड से निपटने वाली जो हिकमत अमली थी, उनकी जो स्ट्रेटजी थी, उसमें बुरी तरह से नाकामी के बाद सारा का सारा इल्ज़ाम यूनाइटेड नेशंस पे डाल दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। मोदी साहब का कहना था कि ये जो इंडिया दूसरे नंबर पर आ गया है कोविड के केसेस में अपने बदतरीन फेलियर की वजह से, इसकी जिम्मेवार बीजेपी और वो नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस है। इंडियन मीडिया को ये पूछना चाहिए था कि जब ये बीमारी फैल रही थी और दुनिया के सारे मुल्क इससे बचने की तैयारियों में मसरूफ़ थे, तब मोदी साहब क्या कर रहे थे। ज़रा आपको याद दिलाते हैं। मार्च के महीने में जब केसेस ज़ाहिर होना शुरू हुए थे तो मोदी साहब ने अपनी कौम से ये अपील नहीं की थी कि मास्क पहनना शुरू करें और बार बार हाथ धोएं, जैसा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे थे अपने हर स्पीच में कि बार बार हाथ धोएं और मास्क पहनें। लेकिन तब मोदी साहब किस तरह से अपील कर रहे थे। मार्च में मोदी साहब ने पूरे इंडिया से ये अपील की थी कि पूरा मुल्क अपने घरों की छत पे या बालकनी में जमा हो और तालियां बजाए और थालियां बजाकर शोर मचाए कि गो कोरोना। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। तो देखो तमाशा शुरू हो गया है। अब कोरोना वायरस की मैं रेल बांध दूंगा सालों की, छोड़ूंगा नहीं। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि आखिर किस किस्म की स्ट्रेटजी थी। ये आखिर था क्या? क्या इस तरह से आप आलमी ख़तरे से निपटने की स्ट्रेटजी बनाते हैं कि तालियां, थालियां और घंटियां बजाकर बीमारी को भगाना है? इतने मुश्किल और परेशान कुन हालात को आपने फेस्टिवल में तब्दील कर दिया था। बॉलीवुड के स्टार्स से लेकर क्रिकेट के खिलाड़ियों तक सब लोग छतों पर और बालकनियों में मोदी साहब की अपील पर खड़े होकर तालियां और थालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे। तब क्या ये मूव कोई सेंस इसमें नजर आ रहा है आपको? लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। इंडियन मीडिया के किसी सेगमेंट ने ये नहीं पूछा कि पीएम साहब आप ये कर क्या रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा तालियां और थालियां बजाने का। और अब मोदी साहब ये कह रहे हैं कि इसका जिम्मेवार, ये जो फैल गई है इतनी बुरी तरह से वबा, इसका जिम्मेवार मैं थोड़ी हूँ, ये तो यूएन जिम्मेवार है। इसके बाद जब ये बीमारी अपनी पीक पर पहुंचना शुरू हुई तो उस वक्त बीजेपी की प्रायोरिटी क्या थी? ये नहीं थी कि इस बीमारी का कोई हल निकालना है या इसको कम करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनानी है, ये नहीं थी। बीजेपी की स्ट्रेटजी ये थी कि राम मंदिर बनाना है, उसका इब्तिदा करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवानी है अगस्त में। यानी जब लाखों लोग आपकी मदद के मुंतज़िर थे, करोड़ों की तादाद में वर्कर्स पैदल कई 100 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करके लॉकडाउन की वजह से अपने घरों को जा रहे थे, तब आप राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन का इफ्तिताह कर रहे थे। आप नॉन इश्यूज़ में उलझे हुए थे, आपको वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे। और अब आप ये कह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल का जिम्मेवार यूएन है। देखें, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ये बिल्कुल भी गैर मुनासिब बात है कि यूनाइटेड नेशंस को इसका जिम्मेवार ठहराया जाए। जहाँ तक इंडियन मीडिया की बात है तो उनका किरदार इस पूरे अरसे में इंतहाई मायूस कुन रहा है। उनकी अक्सर मीडिया आउटलेट्स का, कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर मीडिया आउटलेट्स का जो उनका किरदार है बहुत मायूस कुन रहा है। वहाँ पर न्यूज़ चैनल्स पर टॉप स्टोरीज इस सारे अरसे में क्या रही हैं? पहले राम मंदिर,
और फिर उसके बाद बॉलीवुड के एक एक्टर की मौत की खबर, जो कि घूमते घूमते बॉलीवुड में नशे की स्टोरी में तब्दील हो चुकी है। हर एक्टर का पीछा किया जाता है, उसको पुलिस स्टेशन में बयान देने जब वो आते हैं, वहाँ से लेकर जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो मीडिया उनको घर तक छोड़ के आती है और घर तक उनकी कवरेज की जाती है, गाड़ियों में पीछा किया जाता है उनका। ये मीडिया का किरदार रह गया है। हत्ता कि इन एक्टर्स को इनके घरों में जूम कर करके इनकी बालकनियों में और इनके बेडरूम्स तक दिखाए जा रहे हैं। दूर से लेकर उनके कैमरामैन जूम करके कोशिश कर रहे हैं कि घर का कोई शॉट मिल जाए। इस लेवल पर जाकर कौम को उलझा के रखा हुआ है। यानी एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे 130 करोड़ लोगों को लगा दिया गया है। जो असल मुद्दा है कोविड का, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। जब मीडिया का कोई प्रेशर है ही नहीं तो अर्जेंसी कहाँ से दिखेगी। लिहाजा यूएन से पहले मोदी साहब अपनी इस्लाह कर लें कि उन्होंने किस तरह इस सारी सूरत हाल को बहुत बुरे तरीके से हैंडल किया है। दूसरी बात ये की मोदी साहब ने कि हमारे जो जवान थे लद्दाख में, दुनिया में अमन कायम करने के लिए शहीद हुए हैं। हालांकि ये बात बहुत से लोगों के लिए नाकाबिले फ़हम है कि लद्दाख के बॉर्डर पर चीन के हाथों पिटने और हलाक होने वाले जो इंडियन जवान हैं, जो कि खुद अपने बॉर्डर पर तैनात थे, उनकी हलाकत का दुनिया के अमन से क्या काम है। तो मोदी साहब उनकी हलाकत को दुनिया के अमन से कैसे जोड़ रहे हैं। ये भी वजाहत नहीं की गई कि पूरी दुनिया तो छोड़ें, इन 20 फौजियों की हलाकत से क्या खुद कश्मीर में अमन कायम हुआ है? नहीं हुआ। तो फिर इनकी हलाकत से दुनिया के अमन का क्या ताल्लुक है। तीसरी काबिल जिक्र बात मोदी साहब ने यह की अपनी तकरीर में कि इंडिया को अभी तक यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बनाया गया, ये उन्होंने शिकवा किया। तो इसका अगर एक रीज़न देखा जाए तो वो ये हो सकता है कि मोदी साहब जिस बॉडी की परमानेंट मेंबरशिप लेने की बात कर रहे हैं, खुद उसकी रिजोल्यूशंस को वो नहीं मानते। मिसाल के तौर पर जो कश्मीर की रिजोल्यूशंस हैं उनको मोदी साहब नहीं मानते। जब आप उस इदारे की रिजोल्यूशंस को ही तस्लीम नहीं करते तो उसकी मुस्तकिल रुकनीत किस बेसिस पे आप क्लेम कर रहे हैं। दूसरा अहम फैक्टर ये है कि चीन यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन है और कई बार पाकिस्तान ने चीन के वीटो पावर को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा जब तक आप चीन या पाकिस्तान के साथ अमन कायम नहीं करते तब तक आप इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में नाकाम रहेंगे। इसमें यूएन की कोई कसूर उनका नहीं है, कसूर आपकी पॉलिसीज़ का है। जब आपने पाकिस्तान और चीन दोनों को बैक वक्त अपना दुश्मन बना के रखा हुआ है तो ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने अहम ममालिक को दुश्मन बनाने के बाद आपको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी। लिहाजा जब तक आप इन मुल्कों के साथ दोस्ती नहीं करते, चीन आपको ब्लॉक करता ही रहेगा इस इशू में ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। मोदी साहब के बाद अब ज़रा बात करते हैं शेख हसीना के यूएन में खिताब की। सबसे पहले उन्होंने कोविड से लड़ने वाले जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं दुनिया भर में, उनकी तारीफ़ की। उसके अलावा उन्होंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी भी तारीफ़ की उन्होंने कि इस पूरे अरसे में उन्होंने ज़बरदस्त रोल प्ले किया। उसके बाद उनका कहना था कि इस बीमारी के आने से पहले हमारी जीडीपी 8.2% की ग्रोथ से बढ़ रही थी, लेकिन इस बीमारी की वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि हर साल हम जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उन लोगों को हम 39 बिलियन टका देते हैं। इनके 91 लाख खानदानों में हम लोग ये रकम देते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमने 10 मिलियन लोगों को खाना और राशन दिया है इस कोविड वाले अरसे में। 40 लाख स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप दी है और 2.5 बिलियन हमने गरीबों में तकसीम किए हैं। उनका कहना है कि हमने $13.25 बिलियन का स्टिमुलस पैकेज दिया है, जिससे अब उम्मीद है कि इकोनॉमी दोबारा रिकवर हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने एक अहम बात ये भी की जिसे शायद इंडिया ज़्यादा पसंद नहीं करेगा। उनका कहना था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ये है कि फ्रेंडशिप टू ऑल, मलाइज टू नन, यानी सबके साथ दोस्ती है हमारी। अब इस ऑल में तो वो मुल्क भी आ जाते हैं जिन्हें इंडिया पसंद नहीं करता। इसके अलावा इमरान खान की तरह शेख हसीना ने भी फ़लस्तीन के लोगों का भरपूर साथ देने का वादा किया अपनी तकरीर में। इसके अलावा उन्होंने म्यांमार वाले मसले पर भी दुनिया से मदद की अपील की कि हमारी मदद करें। इस मसले का हल खुद म्यांमार में ही छुपा हुआ है और ये मसला इमर्ज भी वहीं से हुआ था, इसका हल भी वहीं पर ही मौजूद है, इसलिए आप हमारी मदद करें। जनरली एक बैलेंस किस्म की तकरीर थी उनकी, अच्छी तकरीर आप इसको कह सकते हैं। अलबत्ता उसमें जो चीज़ मिसिंग थी
वो अब एक बहुत अहम चीज़ थी जो कि जिस पे उन्होंने बात नहीं की, और वो एनआरसी और सीएए और आसाम के शहरियों को जो बांग्लादेशी करार देकर यहाँ डिपोर्ट करने की बातें की जा रही थी, उस टॉपिक को उन्होंने नहीं छेड़ा, जो कि डायरेक्टली बांग्लादेश के साथ लिंक्ड है। लेकिन इस पे शेख हसीना की जानिब से कोई बात नहीं की गई। अलबत्ता इमरान खान ने इस बात पे, जब उन्होंने तकरीर की थी यूएन में, तो इस मामले पे उन्होंने बात ज़रूर की थी कि आसाम के 20 लाख इंसानों का मुस्तकबिल अनसर्टेन है। इमरान खान ने इस पे बात की हुई है, लेकिन शेख हसीना ने इस पे बात नहीं की है। ये एक मिसिंग पहलू था उनकी स्पीच का। अगर ये भी हो जाता तो बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर उनकी आप कह सकते थे।